नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका चैनल जीडीएस जर्नी पर। क्या आपने कभी सोचा है कि एक ही डिपार्टमेंट में काम करने वाले दो कर्मचारियों की तनख्वाह में जमीन आसमान का फर्क क्यों होता है? क्या जीडीएस कभी सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉयज जैसे वेतन और सुविधाएं पाएंगे? और क्या एड पे कमीशन उनके जीवन में एक नई रोशनी ला पाएगा? इस वीडियो में हम गहराई से जानेंगे कि जीडीएस और रेगुलर कर्मचारी की सैलरी में कितना फर्क है, पिछले पे कमीशंस ने कितना फायदा दिया है, एड पे कमीशंस जीडीएस को कितना बढ़ा सकता है, इसके साथ ही जीडीएस की सैलरी किस आधार पर बढ़ती है और रेगुलर कर्मचारियों की किस आधार पर, और सबसे जरूरी एड पे कमीशंस की सभी लेटेस्ट अपडेट जो अफवाहें चल रही है उन पर भी हम विराम लगाएंगे कि क्या जीडीएस को एड पे कमीशन में शामिल कर लिया गया है या नहीं, अभी इंतजार बाकी है। तो चलिए इस सफर की शुरुआत करते हैं हम सच्चाई की खोज से। इससे पहले मैं आपको ले जाना चाहूंगा सन 1947 में, जो आजादी के बाद का समय था। उस समय जीडीएस की सैलरी कुछ 10 से 15 रुपए मात्र मासिक वेतन मिलता था। वहीं जो सरकार का परमानेंट कर्मचारी हुआ करता था उसकी सैलरी हुआ करती थी 30 से 50 रुपए। इससे आपको थोड़ा आइडिया लग गया होगा कि जीडीएस आज का नहीं, 1947 के बाद से सैलरी में और परमानेंट एम्प्लॉय से अलग देखा जाता है। इसके साथ ही शोषण का हकदार रहा है हमेशा से। इसके पीछे कई कारण है, वो भी इस वीडियो में हम आगे चर्चा करते रहेंगे। अब इसके बाद में आपको लेके चलना चाहूंगा 1886, 1996, 2006 और 2016 के वेतन आयोग को। इसको मैं आपको एकदम आसान भाषा में समझाना चाहूंगा एक टेबल के जरिए। थोड़ा सा सब्र रखिएगा, आपको वीडियो काफी शानदार लगने वाला है, क्योंकि इसमें मैं आपको ऐसी इंफॉर्मेशन दूंगा जो आप जानकर चौंक जाएंगे या आपको काफी अच्छी लगने वाली है। तो मैं पहले टेबल बना लेता हूं। अब टेबल में हम आपको बताएंगे कि सबसे पहले यहाँ टेबल में कोने में हम लिख लेते हैं वर्क्स एवं सीपीसी। इसके बाद यहाँ हम लिख लेते हैं ग्रुप डी या परमानेंट एम्प्लॉइज, और इस साइड हम लिख लेते हैं जीडीएस पार्ट टाइम एम्प्लॉय। अब वर्ष और सीपीसी की बात करें तो जो हमारा चौथा वेतन आयोग यानी फोर्थ सीपीसी आया था 1986 में, उस समय जो परमानेंट एम्प्लॉय हुआ करते थे गवर्नमेंट के, उनका वेतन हुआ करता था लगभग 220 रुपए के आसपास, जो कि बढ़ाकर 750 रुपए कर दिया गया था। उस समय फिटमेंट फैक्टर हुआ करता था 2.72, जिसमें उनकी कुल सैलरी में हाइक हुआ था 280% का। वहीं बात की जाए हमारे जीडीएस साथियों की, तो उस समय उनका वेतन हुआ करता था 60 से 100 रुपए, जबकि फोर्थ सीपीसी आने के बाद उनका वेतन 150 से 250 रुपए कर दिया गया है। इसके अंदर अगर हाइक देखा जाए तो लगभग 150% का हाइक देखा गया था। वहीं मैं बात करूं फिफ्थ सीपीसी यानी पांचवा वेतन आयोग 1996, जो कि आप सबको पता है 10 वर्ष में सीपीसी लाया जाता है। वहीं उस समय जो सैलरी हो गई थी परमानेंट एम्प्लॉयज, उनकी हो गई थी 2550 रुपए। ये सैलरी है ग्रुप डी की, जो कि सबसे लास्ट वाला लेवल 4 वाला या जो भी ग्रुप डी होती है, पीओन की या एफडीएस की मिनिमम सैलरी, उसकी सैलरी है। उस समय फिटमेंट फैक्टर लगा था 3.25, जिसके अंदर लगभग 250% का हाइक हुआ था नॉर्मल एम्प्लॉइज की सैलरी में। वहीं बात की जाए जीडीएस की तो उनकी सैलरी कर दी गई थी 500 से 1000 रुपए। और वहीं बात करें हाइक की तो यानी 200% का हाइक उन्हें मिला था जीडीएस की सैलरी में। कमिटीज का भी मैं आपको जिक्र करूंगा आगे, इससे पहले हम इसी टेबल को पूरे समझ लेते हैं अच्छे से। 2006 यानी 2006 6 सीपीसी, जिसके अंदर ग्रुप डी के मिनिमम सैलरी कर दी गई थी 8800 रुपए। फिटमेंट फैक्टर उस टाइम लगा था 1.86, जिसके अंदर 175% का हाइक हुआ था। वहीं जीडीएस की सैलरी कर दी गई थी 2775 रुपए से 4150 रुपए तक। यहाँ जीडीएस की बात की जाए तो 130% का हाइक जीडीएस को दिया गया था। वहीं बात की जाए 2016 की तो ये 18,000 रुपए बेसिक पे कर दिया गया था, जो कि वर्तमान में भी लागू है। 2016 में ये हुआ था। उस समय लास्ट टाइम अपना फिटमेंट फैक्टर लगा था 2.57। वहीं बात की जाए सैलरी हाइक की तो 105% का यहाँ पर हाइक देखने को मिला है। बात की जाए जीडीएस की तो हमारे एबीपीएम की सैलरी कर दी गई थी 10,000, वहीं बीपीएम की सैलरी कर दी गई थी 12,000। ये हुआ था जीडीएस का। वहीं बात की जाए तो हमारे सैलरी हाइक हुआ था लगभग 200% का। ये तुलना की जा रही है पिछले वेतन आयोग से। इस प्रकार अब आप देख सकते हैं कि आपके सामने है कितना परसेंट हर बार वेतन बढ़ रहा है
और मैंने आपको फिटमेंट फैक्टर भी बता दिया। 2026 की यानी एचसीपीसी की बात हम थोड़ा आगे करेंगे। इससे पहले मैं आपको डीए के बारे में बताना चाहूंगा कि कब डीए कितना हुआ था और किस आधार पर हमारा जो फिटमेंट फैक्टर लागू होता है। इसके साथ ही जीडीएस की और बातें हम आगे करते रहेंगे। एक बात मैं कहना चाहूंगा साथियों, अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो साथियों अब एक बार फिटमेंट फैक्टर और डीए की मैं आपको जो रियलिटी है वो बता दूं। वापस एक सारणी आपको दिख रही है, तो इसमें 4 सीपीसी, 5 सीपीसी, 6, 7 और 8 सीपीसी, ठीक है, मैंने लिख दी है। तो 4 सीपीसी के टाइम जो डीए नहीं हुआ करता था उस समय फिटमेंट फैक्टर लगा था 2.72, ठीक है। वही बात करूं 5th सीपीसी में जो डीए हो गया था 148%, 6th में 74% डीए, 7th में 125% डीए, और जब 8 सीपीसी के टाइम ऐसे मान के चलिए अभी 55% डीए है, जो कि अभी 6 महीने वाला 4% और बढ़ जाएगा, तो ये 59% डीए हो जाएगा अपना, ठीक है। 2026 के एंड तक यानी दिसंबर 2026 के 2025 के एंड तक हमारा 59% डीए भी चलेगा, हो जाएगा। अब बात करें फिटमेंट फैक्टर की। देखो फिटमेंट फैक्टर कैसे बनता है, यहाँ समझना साथियों, समझने की बात है। 4 सीपीसी में तो कोई मतलब मैं नहीं बता पाऊंगा क्योंकि वहां सिंपल लग गया था। 5th सीपीसी में देखिए 3.25 फिटमेंट फैक्टर लगा था। अब देखो कैसे लगता है, इसको आप ऐसे जोड़ो कि 1 प्लस, अब डीए कितना था 148%, तो 1.48 कर लिया, प्लस उस समय 0.77 एडजस्टमेंट हुआ था। इस प्रकार इन तीनों को कैलकुलेट करेंगे तो 3.25 ये डीए बना था। वहीं बात करूं 6 सीपीसी की, तो 1.86 किस प्रकार बना, 1 प्लस 0.72, सॉरी 0.74, जो कि 74% डीए था, तो 0.74 लिखते हैं इसको। वहीं इसको एडजस्ट हुआ था 0.12 यानी 12, ये एडजस्ट हुआ था तो 1.86 हमारा फिटमेंट फैक्टर बना था। वहीं 7th सीपीसी के अंदर फिटमेंट फैक्टर देखना कैसे बना था, 2.57, ये बना था 1 प्लस 1.25, जैसे कि ये आप देख सकते हैं कितना परसेंट डी है, इसमें 1 पॉइंट लग गया 1.25, और वहीं 0.32 एडजस्ट हुआ था कि इतना और बढ़ाएंगे, और ऐसे करके 2.57 डीए बना था। अब आप खुद अनुमान लगा सकते हैं, जो जितना परसेंट डीए बढ़ता है उस हिसाब से ही फिटमेंट फैक्टर बनता है। अब आप देख लीजिए 5th में 48% था तो डी मतलब फिटमेंट फैक्टर 3 के आसपास गया था। जब 125% था डीए तब फिटमेंट फैक्टर 2.57 के आसपास गया था। आप अनुमान लगा सकते हैं अभी डीए 59% चल रहा है, मतलब चल जाएगा उस टाइम, या 55% ही चल रहा है, तो उस हिसाब से फिटमेंट फैक्टर 2 के अंदर ही रहेगा। अगर अपन कैलकुलेट करना चाहें तो 1 प्लस 0.59 कर सकते हो या 55 कर सकते हो, ठीक है, प्लस 59 कर दिया मैंने, प्लस अब यहाँ आपको ऐड करना है कितना एडजस्ट, देखिए यहाँ देखना आप ऊपर आप देखो तो 0.77 एडजस्ट किया था जब 148% महंगाई बढ़ गई थी, यानी डी इतना बढ़ गया था। जब 125% किया था तो 32 एडजस्ट हुआ था, और वहीं बात करूं 74% तो 12 एडजस्ट हुआ था, 0.12। इसका मतलब कि अब जो होगा वो बहुत कम एडजस्ट होगा। लेकिन अगर हम अर्थव्यवस्था की बात करें, तीसरी बड़ी अर्थव्यवस्था बन रही है हमारी, बन चुकी है, तो उसके अंदर हमारी एडजस्ट देखो कितना होता है। अगर कम से कम अगर करूँ तो मैं 0.11 करूँ तो 1.7 फिटमेंट फैक्टर लगता है। वहीं अगर मैं मैक्सिमम 0.41% एडजस्ट करूँ तो हमारा फिटमेंट फैक्टर बन जाता है 2, यानी 2.00, यानी डबल सैलरी का जो फिटमेंट फैक्टर अगर उसको 2 पॉइंट करते हैं तो ये। अभी देखो मांग चल रही है लगभग 3 के आसपास, जो कि 2 में पिछली बार मांग चली थी 3.5 या 3.8 लगभग इतना फिटमेंट फैक्टर दिया जाए, लेकिन दिया गया था 2.57, यानी जितनी मांग करती है यूनियंस उससे कम ही फिटमेंट फैक्टर मिलता है, ध्यान रखना, क्योंकि सरकार पर दबाव होता है कि उन पर वेतन खर्चा ना बढ़े, उस हिसाब से वो महंगाई के हिसाब से वो सैलरी बढ़ती है। चलो इसको तो बात हो गई फिटमेंट फैक्टर की। अब मैं आपको एक बार छोटा सा ग्राफ बता देता हूँ सैलरी की, कि मिनिमम आपकी सैलरी कितनी बढ़ सकती है और मैक्सिमम आपकी सैलरी कितनी बढ़ सकती है। मैं यहाँ लिख दिया मैंने पद एमटीएस का बता दूंगा, फिर बीपीएम, फिर एबीपीएम का, ये सारणी इस प्रकार बन गई, ठीक है, सैलरी या डीए और यहाँ पर ये। तो अब देखो साथियों, अगर एमटीएस का बेसिक पे 18 जा रहा है, मिनिमम बता देता हूँ आपको, अगर 1.7 लगता है फिटमेंट फैक्टर तो इसकी सैलरी होगी ये 1.59 फिटमेंट फैक्टर लगता है तो उसकी सैलरी होगी 28,620, या 1.7 से इतनी होगी सैलरी, और 2 से फिटमेंट फैक्टर से 36,000 डीए, सॉरी बेसिक हो जाएगा। बीपीएम की 12,000 इंटू 2 करें तो 24,000, एबीपीएम की मान के चलो 10,000 इंटू 2 तो 20,000, ये बेसिक पे हो रहा है मैक्सिमम, इससे ज्यादा सैलरी नहीं बनने वाली है। और अगर बन जाए तो यार मेरे हिसाब से वो मैं भी खुश होऊंगा, क्योंकि मैं खुद एक गवर्नमेंट एम्प्लॉय हूँ, मैं बीपीएम हूँ, तो मेरी सैलरी 20,000 से ज्यादा हो जाए तो मेरे को थोड़ी बहुत खुशी रहेगी। और जो 3 की फिटमेंट फैक्टर की मांग है वो कभी पूरी नहीं होगी, क्योंकि इतनी महंगाई नहीं बढ़ी है, तो डीए को ही हम देख के बता सकते हैं कितनी महंगाई बढ़ी। अब बात की जाए इन सबको छोड़ते हैं, दूसरों एम्प्लॉय से हमें क्या मतलब, हमें सिर्फ जीडीएस से मतलब है। देखो जीडीएस में काफी कमियां रही है, बात की जाए तो 8 सीपीसी में भी शामिल कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं इसकी कोई बात नहीं है। और पिछले मैंने आपको बताया था कि ये सब अपनी लास्ट टाइम लगातार
3 सीपीसी के अंदर 4 सीपीसी 5 एंड 6 7th के अंदर भी हमें जीडीएस यूनियन द्वारा पूरी कोशिश करने के बाद भी, स्ट्राइक के बाद भी हमें 8th में शामिल नहीं किया गया था। इस बार का जो शामिल करने का मुद्दा है वो एक सस्पेंसिव मुद्दा है, थोड़ा और आगे में डिस्कस होगा। आपको पता है 4th में भी हमें कमेटी द्वारा सैलरी बढ़ाई, 5th में भी कमेटी, 6th में भी कमेटी, 7th में भी कमेटी, सब में कमेटी से बढ़ा रहे हैं। इस बार का चर्चा थोड़ा ज्यादा है। मैं उन सब चीजों को रिजेक्ट करना चाहूंगा। मेन मुद्दे पे बात करूंगा कि पहले जीडीएस कौन थे। पहले जीडीएस थे थोड़ा मतलब उनको कहा जाए तो एजुकेटेड या सोशल मीडिया का टाइम नहीं था, जागरूक नहीं थे, क्योंकि उतना मतलब सोशल मीडिया नहीं था तो आपस में कनेक्ट नहीं थे। अभी साथियों आप समझिए, मैं भी समझ रहा हूँ कि सोशल मीडिया इतना बढ़ चुका है, तो हमें क्या करना पड़ेगा, हमें सबसे पहले एकजुट होना पड़ेगा। पहले वाले जीडीएस थे वो इतना कनेक्टेड नहीं हो पाते थे और इतने मतलब पढ़े लिखे नहीं थे कि मोबाइल यूज करके सोशल मीडिया से वो स्ट्राइक करे। वो एक निम्न स्तर की यूनियन थी जिसके अंदर वो स्ट्राइक करते थे। अभी इतनी पावर हो चुकी है सोशल मीडिया की कि एक बार अगर यूनिटी बना ली जाए जीडीएस की, यूआई यूनिटी, तो ऐसे मान के चलिए एक बार अपन स्ट्राइक कर देना तो पूरी सरकार को या पूरे जीडीएस को हिला सकते हैं। ये बात जमीनी स्तर पर एकदम जायज है, क्योंकि आप समझिए साथियों, अभी दिक्कत यह है कि जो अभी युवा अपन है ना, जो एबीपीएम या बीपीएम, अभी अपन सब अपने जो व्यक्तिगत जो अपना क्या होता है व्यक्तिगत लाभ पर है कि हम सब सोच रहे हैं कि हमें क्या यार जीडीएस, हम तो प्रमोशन लेके निकल जाएंगे और ये गोली मारो जीडीएस को। लेकिन साथियों सोचो, क्या सब प्रमोशन ले पाएंगे? आप ले लोगे, कोई और ले लेगा, क्या सब ले पाएंगे? इतने 1.5 लाख जीडीएस है, क्या सबको इतना प्रमोशन मिल जाएगा? इतनी सीटी खाली नहीं, इतना डिपार्टमेंट एग्जाम हो ही नहीं सकता। इसलिए हमें ये अभी सबसे पहले इस व्यक्तिगत जो भी लाभ का है इसको दूर करना पड़ेगा। इसके बाद हमें सबको एकजुट होना पड़ेगा। अब देखिए दो तरीके हैं, या तो जीडीएस के लिए नई युवा यूनियन की आवश्यकता बन रही है मेरे नजर में, और इसको एक सशक्त, जैसे कि अब आप सब चुन सकते हैं, हमें चुनना पड़ेगा एक सशक्त युवा जीडीएस यूनियन के लिए। यह हो सकता है कि जो पहले की जो यूनियंस बनी हुई है, ऑल इंडिया ग्रामीण डाक सेवक यूनियन, जितनी भी 3-4 जो भी यूनियंस चल रही है, उन सबको सबसे पहले एक जगह होना पड़ेगा। सबसे पहले तो हमारी यूनियन ही जगह जगह टुकड़ों में टूटी हुई है, अगर वही एकता नहीं दिखा रही है तो हम कैसे दिखा सकते हैं? इससे पहले या तो जीडीएस जो पहले की जो यूनियन, या तो उन सबको एक किया जाए, या नई युवा जो यूनियन है उसका निर्माण किया जाए उसके। क्योंकि देखो साथियों, अभी है पहले वाले जीडीएस है वो क्या सोच रहे हैं, वो सोच रहे हैं भैया हमको तो 5 साल 10 साल में रिटायरमेंट मिल जाएगा, गोली मारो जीडीएस को। लेकिन साथियों अभी जो नए जीडीएस लग रहे हैं सभी युवा लग रहे हैं। आप सबको पता है 18 से 21 साल के अपने सब लोग भाई लोग लग रहे हैं जीडीएस के अंदर। उनका है, उनमें अभी उग्र खून है, उग्र मतलब जोश है, तो हम उस जोश को एक सही डायरेक्शन में हमारी सही मांगों के साथ उठाएं तो हमें सफलता जरूर मिल जाएगी। देखो व्यक्तिगत स्तर देखें तो जैसे मैं भी अगर सोचना चाहूँ या आप भी सोचना चाहिए तो हमें क्या, हम तो बस हमें तो प्रमोशन लेना है, इस जॉब को छोड़ना पड़ेगा। लेकिन हम चाहते हैं, मेरा विचार ये है कि हम सबको एक होकर इस जीडीएस यूनियन को बनाना चाहिए, या जो जीडीएस उनसे मांग करनी चाहिए कि आप हमारे मुद्दों को सुने, यानी सब चारों जितने भी यूनियन उनको आपसे समझौता करना चाहिए कि भैया सबके क्या क्या विचार है, और हम सब यूनियन को जब तक एक नहीं रहेंगे तब तक हमारी मांगे पूरी नहीं होगी। हमारे साथ जो शोषण होता रहा है या कुछ हमें जो फील होती है वो सरकार तक बात नहीं पहुंच पाएगी। तो इस बात पर आप कमेंट में ज्यादा से ज्यादा कमेंट करिए कि साथियों क्या ये बात सही है या गलत है। इस पर मैं आपका विशेष आपका राय या आपका जो कमेंट है जानना चाहूंगा। इसके बाद में बात करूं, हर जो जितने भी जो यूट्यूबर्स है जीडीएस है उन सब में आप एक ही मांग रखें कि जीडीएस यूनिटी, जीडीएस युवा यूनियन। और जैसे कि अभी एक नया चैनल जीडीएस पर बना है, काफी अच्छे विचार लग रहे हैं मुझे उनके, वो भी काफी अच्छे वीडियो बना रहे हैं उनके। मैं देखा था जीडीएस बीपीएम पोस्ट मास्टर ऐसे चैनल है, काफी अच्छा मुझे उनका लगा विचार। तो उन जैसे जो भी है उन सबको सपोर्ट करिए आगे से आगे, ताकि ये जो ऐसे नए विचारों के यूनियन आएंगे, जीडीएस आएंगे, तभी जीडीएस का होगा। क्योंकि पुराने वाले जीडीएस का सिर्फ व्यक्तिगत उनका लाभ खत्म हो रहा है, वो 5 साल 10 साल में रिटायर हो जाएंगे। अब जहां देखोगे हर डिस्ट्रिक्ट में, हर जिले में, हर डिवीजन में आपको नए ही जीडीएस मिलेंगे। तो साथियों बस इस वीडियो में इतना ही था, और आगे के वीडियो में हम चर्चा करते रहेंगे। अब आपका कमेंट जरूर बताइए, जल्दी मैं इस वीडियो पर एक और नई वीडियो लाऊंगा। इस चैनल को भी आप सपोर्ट कीजिए अगर आपको मेरे विचार अच्छे लगते हैं। और मैं चाहता हूं कि जो अफवाहें फैली हुई है, जो अपने व्यक्तिगत स्तर वही बात कि व्यूज के चक्कर में फालतू इन्फॉर्मेशन देते हैं, उनको भी आप थोड़ा रिजेक्ट करिए, उनको फॉलो मत किया करिए। अगर आपको लगता है मैं फालतू देता हूं तो मुझे भी अनसब्सक्राइब कर लीजिए, लेकिन जो सही है उनको फॉलो कीजिए। और जीडीएस के लिए सबसे पहले एकजुट होना पड़ेगा, सबको आना पड़ेगा, जल्दी इसके लिए कठोर कदम उठाए जाएंगे। तब तक के लिए थैंक यू सो मच, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।